नमस्कार साथियों, मैं हूं संतोष पाठक और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। राकेश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी धन्यवाद। राकेश सर, अब मीडिया में कुछ कुछ बोलने लग गई है। मेरे हाथ में कई अखबार हैं और ये अखबार जो बता रहे हैं कि भैया खाड़ी की युद्ध की आंच अब हमारे और आपके रसोई तक पहुंच गई है। और बड़ा दिलचस्प तथ्य मैं ये भी बताऊं, भक्तों की रसोई तक भी पहुंच गई है। वो भले माने या ना माने, लेकिन भक्तों की रसोई तक भी पहुंच गई है। और साहब अगर कुछ दिन और रहे तो उनका पुराना सपना हो सकता है पूरा हो जाए, 500 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने का। लेकिन बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौर में भैया, राकेश सर, एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे। अमेरिका में परंपरा रही कि दो बार ही बनते। उन्होंने उस विश्व युद्ध का फायदा आपदा में अवसर उठाया, तीसरी बार बन गए। बाद में अमेरिकियों को समझ में आया कि अरे ये क्या गड़बड़ हो गई, तो उन्होंने नियम बना दिया कि भैया दो बार के बाद कोई तीसरी बार अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ नहीं सकता। मोदी जी ने भी आपदा में अवसर अवसर बना लिया उन्होंने। हम तो ईरान में उलझे रहे, इजराइल अमेरिका में उलझे रहे, और पता लगा कि जिसको वो सेवा तीर्थ बनाकर गए थे, वहां जाकर उन्होंने नियम ही बदल दिया कि अब उनको किसी भी देश के साथ कोई समझौता करने से पहले कैबिनेट की जरूरत ही नहीं है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान बनाया था। उस संविधान में कहा था कि मंत्रियों में प्रथम होंगे। अच्छा, यस। मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री की शपथ नहीं लेते हैं, वो सिर्फ मंत्री की शपथ लेते हैं। बाद में पोर्टफोलियो अलॉट होता है, क्योंकि कैबिनेट सामूहिक उत्तरदायित्व से काम करता है। नरेंद्र मोदी अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके भागीदार राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, एस सब जयशंकर और हरदीप सिंह पुरी को तो खैर छोड़ ही देता हूं, बाकी तमाम लोग। ऐसे में प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ में जाकर ये फैसला करते हैं कि मुझे दुनिया के किसी भी देश से समझौता करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या मामला है, जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझाइए, और कितना गंभीर मामला है। देखिए, ये मामला इतना गंभीर है कि अब हम 1930-35 वाले जर्मनी की राह पर चल पड़े। जरा भी अंतर नहीं है संतोष जी। अब एडोल्फ हिटलर जनता के वोटों से चुनकर चांसलर बना था। धीरे धीरे उसने संसद के अधिकार खत्म किए, प्रेसिडेंट के अधिकार खत्म किए, कैबिनेट की तो कोई हैसियत थी ही नहीं। और अंततः फ्यूरर हिटलर अमेरिका का भाग्य विधाता बन गया। हमारे देश में भी लगभग वैसा ही हो रहा है। और लगभग क्यों, मुझे तो कई बार ऐसा लगता है संतोष जी कि महामानव अजैविक युगावतार ने मीन काम्फ अच्छे से पढ़ रखी है, हिटलर की आत्मकथा, और उसके बारे में सारी एक एक तफसील से जानकारी उन्होंने हासिल कर रखी है और उसे अपना आदर्श मानते हैं। उसका पुतला हो सकता है कहीं रख रखा हो या मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते रहते होंगे, मुझे इस जैसा बनना है। जिस विषय का आप उल्लेख कर रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट को अब दरकिनार कर दिया गया है, हाशिए पर समेट दिया गया है, ये बेहद गंभीर घटना है। पहले तो हमारे दर्शक ये जान लें ये कब हुई। ऐन जंग के मुहाने पर खड़े हुए इजराइल की 2 दिन की यात्रा से पहले ये फैसला करवा लिया प्रधानमंत्री ने कि अब उन्हें विदेश प्रवास में उन देशों के साथ किसी भी तरह के एमओयू या और जो समझौते होते हैं कई तरह के, उनके लिए कैबिनेट से पूछने, बताने, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। फिर वे इजराइल गए। इस सर्कुलर, इस आदेश के जारी होने के बाद उसका मेमोरेंडम भी सामने आ गया। अब तो बाकायदा उसकी स्क्रीनशॉट वायरल है। वहां जाकर उन्होंने इजराइल के साथ 1 दर्जन से ज्यादा समझौते कर दिए, जिसमें हमारा कृषि क्षेत्र भी छुट्टा कर दिया गया है इजराइल के लिए। यूपीआई में अब सीधे इजराइल की नकेल डल गई है। ये कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए हमें संविधान निर्माताओं की मूल भावना को जानना होगा। आपने जैसा कि शुरू में कहा भी कि संविधान बनाने वालों ने प्रधानमंत्री को निरंकुश होने से रोकने के लिए सब तरह के प्रावधान रखे हैं। भारत का जो लोकतांत्रिक ढांचा है वो इसी तरह से तो है। ये जो पिरामिड सिस्टम है, जनता है, फिर उसको चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक या सांसद, फिर उनका एक मुखिया है जो प्रधानमंत्री कहलाता है। वो अपने सहयोगी कामकाज की सुविधा के लिए मंत्रिमंडल बनाता है। उसके बारे में आपने बिल्कुल ठीक कहा, मंत्रियों में से एक, वो अलग से कुछ नहीं है प्रधानमंत्री, उन्हीं में से उनका लीडर है।
जवाबदेही भी इसी क्रम से आती है पिरामिड सिस्टम में। सर्वोच्च शिखर पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री, फिर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से उसके कैबिनेट के सहयोगी, फिर उसके सत्ताधारी दल के सांसद, फिर पूरी संसद, फिर देश। लेकिन नरेंद्र मोदी ने तो सारी चीजों को अब परे हटा दिया है। देखा जाए तो अब जनता के वोटों की भी उन्हें जरूरत नहीं है। पहले जनता तय करती थी उसे किसे वोट देना है, अब मोदी सरकार और सिस्टम तय करता है कि आप जिसे वोट दे रहे हैं वो सचमुच में कहां कास्ट किया जाएगा, कहां गिना जाएगा, किसके खाते में गिना जाएगा, अब सिस्टम तय कर रहा है। जनता खत्म हो गई। संसद और अपनी पार्टी, पहले पार्टी की बात कर ले। नरेंद्र मोदी आजाद भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री हैं जिन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते समय, आज की तारीख तक, जिस दिन हम आपसे बात कर रहे हैं, 10 मार्च 2026 तक उनकी अपनी पार्टी के सांसदों ने अपना नेता नहीं चुना है। भाजपा संसदीय दल की कोई बैठक नहीं हुई है, नहीं हुई है, बिल्कुल। जिसमें वे नेता चुने गए वो एनडीए घटक दलों की बैठक थी। उनके जितने सहयोगी दल हैं उन सबके सांसद एकजाई होकर बैठे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया। लेकिन जनाब, पहले आप अपने दल के सांसदों के नेता तो चुन जाइए। डर किस बात का है? कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी संसदीय दल की बैठक में नितिन गडकरी हाथ खड़ा कर देते, हम भी चुनाव लड़ेंगे, हम में से चुन लो किसको चुनना है। यद्यपि बीजेपी में असंभव है, वहां तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है हम देख चुके। तो संसदीय दल, उसकी महत्ता खत्म, फिर उस संसद की महत्ता खत्म। प्रधानमंत्री संसद में आते नहीं है, ज्यादातर संसद के सत्र के दौरान विदेश प्रवास पर होते हैं, सदन में जवाब नहीं देते हैं, एक तरफा एकालाप करके चले जाते हैं। देश के बड़े नीतिगत फैसलों के बारे में, विदेश प्रवास से लौटने के बारे में, वहां हुए समझौतों के बारे में संसद को कोई जानकारी नहीं दी जाती। जब सत्र चल रहा हो तो देश के प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सरकार, सबकी जिम्मेदारी है कि प्रथम सूचना का अधिकार संसद का है, उसे आपको बताना पड़ेगा। आप घर घर, गली गली जाकर 146 करोड़ लोगों को नहीं बता सकते कि ट्रेड डील में हमने क्या किया है। इसीलिए तो ये व्यवस्था बनाई गई है कि आप उन 546 43 जितने भी हैं सांसद, उन्हें बता दीजिए, लोकसभा राज्यसभा के जितने हैं सब मिलाकर। कभी भी नरेंद्र मोदी नीतिगत फैसलों का ऐलान संसद में नहीं करते। रामलीला मैदान में कराएंगे, मन की बात में कर देंगे, दूरदर्शन पर, टेलीविजन पर 8 बजे आकर अपने प्रिय समय में नोटबंदी का ऐलान कर देंगे। तो अब हमारा देश एक तरह से राजतंत्र में बदल गया है। संतोष जी, जब दुनिया में लोकतंत्र आया उससे पहले राजा के दैवी अधिकार का सिद्धांत चलता था, प्रिंसिपल एंड राइट ऑफ द किंग। राजा देवताओं का प्रतिनिधि है, उसे देवताओं ने अधिकार दिए हैं, देवत्व प्राप्त है, वो देवता के समान है, इसलिए उसे सारे अधिकार दैवी अधिकार है, जनता का कोई अधिकार नहीं। इसलिए सम्राट, राजा, बादशाह, सुल्तान, वे जो फैसला कर लेते थे वो अंतिम होता था। उनके मंत्रिपरिषद में कोई ऐसी बहसें होती थी जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में होती हैं। नहीं, और एक बात राजा और जी राकेश सर, एक बात आपने बिल्कुल सही कही, और जो आपने जिक्र किया, क्योंकि मैं बीजेपी के सक्रिय बीट रिपोर्टर के तौर पे कवर किया मैंने, तो मैं आपको बताऊंगा, जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 2024 के लोकसभा चुनाव की, 12 साढ़े 12 बजे के आसपास आया कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी साहब पीछे चल रहे हैं। अचानक कई राउंड की गिनती एक तरह से बंद हो गई, उसके बारे में बताया नहीं गया, और फिर जाके शाम को ये बताया गया कि वो जीत गए हैं। लेकिन 4.25 लाख, 5.25 लाख वोट का अंतर लगभग 1.5 लाख के आसपास आकर रह गया। सीटें 240 पर आकर टिक गई। बीजेपी ऑफिस में बैठकर उस समय मैं कहा करता था कि 230, लेकिन मैं अपनी गलती बाद में मैंने स्वीकारी कि उड़ीसा को मैं जज नहीं कर पाया। उड़ीसा में मुझे लगा नहीं कि बीजेपी सुपड़ा साफ कर देगी, वो 240 पर पहुंची। नागपुर में बैठक शुरू हो गई। नीतीश कुमार से बिहार में मिलने सम्राट चौधरी गए। नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हम आराम कर रहे हैं, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वो फोन का इंतजार कर रहे थे किसी व्यक्ति का।
बल्कि मैं स्पष्ट कर देता हूँ, राहुल गांधी के फोन का इंतजार कर रहे थे। इधर बीजेपी में सुगबुगाहट शुरू हो गई थी, और जैसे ही ये खबर महामानव को लगी, तो उन्होंने बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, एनडीए संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई, एनडीए के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को प्रधानमंत्री आवास बुला लिया, 7 लोक कल्याण मार्ग, मैं भी उस समय कवर कर रहा था। उन नेताओं को ये कहा गया कि भैया प्रधानमंत्री का धन्यवाद देना है 10 साल के, ध्यान से मैं बताऊं, उन सभी नेताओं को कहा गया, एजेंडा बताया गया कि 10 साल पे धन्यवाद देना है। अब जैसे ही चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, बाकी जो नेता एनडीए घटक के अंदर गए, तो 2 कागज उनको पेज पकड़ा दिए। एक कागज पे लिखा हुआ था प्रस्ताव, और उसके नीचे सिग्नेचर नाम, सिग्नेचर नाम, सिग्नेचर नाम का कॉलम था, और उसमें ये कहा गया था कि हम फिर से प्रस्ताव करते हैं। नीतीश कुमार के पास वो कागज आया, लोग ये बताते हैं उस समय कि वो तकरीबन तकरीबन 1 मिनट तक उसको पढ़ रहे थे, 2 बार 3 बार उन्होंने पढ़ा, ऐतराज जताया। उनके बगल में जो उनके पार्टी के नेता बैठे थे, उन्होंने कहा सर कर दीजिए साइन, कर दिया उन्होंने, और नीतीश कुमार के बाद फिर चंद्रबाबू नायडू के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा। और बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं, एनडीए संसदीय दल की बैठक नहीं, नेताओं ने, जो नेताओं ने कभी सुन भी लिया, पार्टी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, उसके नहीं बाद सुन। संसद के पुराने भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए सांसदों की बैठक बुलाकर वो औपचारिकता पूरी की गई। कायदे से देखा जाए, रिश्वत सिन्हा जी ने मेरे शो में आकर कहा था, मैं भी बीजेपी कवर करता हूं, हर 3 महीने में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, पता नहीं कब हुई, कैसे पता ही हुई, नहीं। कोई पता नहीं है। अध्यक्ष को लेकर भी मैंने बहुत खबर की थी, तो मेरे 2 वीडियो इन्होंने डिलीट करवा दिए थे कि अध्यक्ष को लेकर पता नहीं है, कि भैया चुनाव आयोग को नहीं पता कि इनका अध्यक्ष क्या है, अब तो इन्होंने चलिए कर लिया है। लेकिन इसमें आपने जो जिक्र किया, 25-26 फरवरी को इजराइल की यात्रा तय होती है। पिछली बार तो एफस्टीन फाइल में आ गया किसने भेजा था, इस बार किसने भेजा था दर्शक तय कर ले। उस 25-26 फरवरी से पहले आपने जो जिक्र किया, 18 फरवरी 2026 को बाकायदा कैबिनेट सेक्रेटरीट की तरफ से, सचिवालय की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी होता है, और उसमें क्या लिखा जाता है ये बता देता हूं मैं। यह जी हिंदी में बिल्कुल। बता देता हूं, अंग्रेजी में है। यह तय किया गया है कि अब से उन इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट के लिए कैबिनेट की पहले से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, जिन्हें प्रधानमंत्री के उस देश के ऑफिशियल दौरे के दौरान या उस विदेशी देश के हेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के भारत के ऑफिशियल दौरे के दौरान किसी विदेशी देश एजेंसी के साथ काम करने का प्रस्ताव है। और उसके बाद भारत ने इजराइल के साथ, जब वो इजराइल गए तो 16 एमओयू साइन किए, जिसमें भारतीय खेती लगभग खुल गई, जिसका कि आपने राकेश सर जिक्र किया। मैं दर्शकों को, भक्तों को उनकी भाषा में समझा देता हूं कि मान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया नरेंद्र मोदी साहब को, ये अमेरिका के, और वहां डोनाल्ड ट्रंप ने बंधक बना के कहा साइन करो इस पे, जैसे ये बंधक बना के इन्होंने 7 लोक कल्याण मार्ग पे सबसे साइन करवाए थे, साइन करो इस पे। वो नरेंद्र मोदी की सिग्नेचर नहीं होगी, वो भारत के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर बिल्कुल, होगी। बहुत और सही। इस मेमोरेंडम के जरिए यूनाइटेड नेशन में अमेरिका ये जाएगा और कहेगा कि नहीं, भारत सरकार का प्रस्ताव है, कैबिनेट की जरूरत नहीं है, और मोदी ने साइन कर दिया है, हमें ये दे दिया, हमें ये दे दिया, हमें ये दे दिया। अब अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे, और इनको हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ रुपए, डॉलर का जो है, इनसे हम हर्जाना लेंगे। ये उस तरफ भी जा सकता है। अब ये सवाल है कि भैया फिर मंत्री काहे बने हुए हैं नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, जब उनकी पूछी नहीं जानी है, तो क्या सिर्फ सरकारी गाड़ियां लेने के लिए, सरकारी सुविधा लेने के लिए? किसी के अंदर आत्मा नहीं जाग रही है? देखिए, मैं कई बार आश्चर्यचकित होता हूं कि नरेंद्र मोदी की सरकार में सांसदों को छोड़ दीजिए, सिर्फ मंत्रिमंडल की बात करें, मंत्रिपरिषद की बात करें, कई पढ़े लिखे लोग हैं जिनकी डिग्रियां भी संदिग्ध नहीं है, यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आईएएस, आईएफएस, आईपीएस बने हैं, मंत्री हैं, अश्विनी वैष्णव हैं, हरदीप पुरी हैं, अर्जुन राम मेघवाल है, कई सारे ऐसे लोग हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं। सचमुच इनका जमीर जिंदा नहीं है? इनकी आत्मा इनको कचोटती नहीं होगी कि कैसे ये अपने नेता के झूठ और उसकी मनमानियों को बर्दाश्त कर रहे हैं? ये सोने से पहले आत्मचिंतन, आत्ममंथन नहीं करते होंगे? इनकी पढ़ी लिखी औलादें, इनके नाती पोते जो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, वे नहीं पूछते होंगे कि दादाजी आप क्या कर रहे हो, आपकी कोई हैसियत नहीं है, आप मंत्री हो लेकिन आपका मंत्रालय तो पीएमओ चलाता है, और अब तो अधिकृत रूप से पूरी कैबिनेट को नख दंत विहीन कर दिया है संतोष जी। तो ये पहेली कब हल होगी हम नहीं जानते, लेकिन ये देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश का प्रधानमंत्री जनता के वोटों से चुनकर वहां पहुंचा है, लेकिन अब वो एक घोषित तानाशाह बन गया है।
अब किस बात का संकोच है संतोष जी, ये कहने में अब किस बात से हम लोग ठिठक रहे हैं, झिझक रहे हैं कि भारत एक पूरी तरह तानाशाही के अधीन देश बन गया है। आपने ठीक उदाहरण दिया कि मान लीजिए अमेरिका की यात्रा पर जाएं या अभी इजराइल यात्रा पर गए थे और उनसे कोई दस्तखत करा लिए जाएं जिसमें न कैबिनेट की मंजूरी है, न संसद की मंजूरी है, न उनकी अपनी पार्टी के सहयोगियों को कोई जानकारी है, तो ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है। तब हमें ये सोचना पड़ता है कि राहुल गांधी जो बार बार आरोप लगा रहे हैं, कल ही उन्होंने संसद में पहली बार ब्लैकमेल हो रहे हैं जैसा वाक्य प्रयोग किया है। मैं बहुत खेद और दुख के साथ कहना चाहता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए। हम आज भी विश्वास नहीं करना चाहते, संतोष कुमार पाठक भी विश्वास नहीं करना चाहते कि हमारे देश का प्रधानमंत्री ब्लैकमेल हो सकता है और दुनिया में किसी की इतनी जुर्रत हो सकती है कि हमारे प्रधानमंत्री को ब्लैकमेल कर ले। लेकिन अगर लीडर ऑफ अपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं तो हमारे प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। न हो तो राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक और केस कर दीजिए, 31 मुकदमे है, 32वां हो जाएगा, क्योंकि ये तो परिसर में बाहर कहा है, अंदर तो कहा नहीं है सदन में, इस पर तो केस चल सकता है। लेकिन कोई तो वजह है कि इतनी दमदारी के साथ राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं और सरकार चुप्पी साधे बैठी। कोई तो वजह है कि ट्रेड डील एक तरफा हो जाती है। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रुथ सोशल पर, फिर एक्स पर पूरी शर्तें खोल देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक लाइन अपने ट्वीट में लिखते हैं, 25% 18% हो गया टैरिफ, बाकी कोई खुलासा नहीं। रूस से तेल खरीदने के लिए लाइसेंस क्रमांक 133 अमेरिका से लाइसेंस लेना पड़ रहा है। माने भारत में लाइसेंस राज खत्म हुए वर्षों हो गए। पीवी नरसिंह राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीतियों के चलते लाइसेंस राज समाप्त कर दिया है देश में, लेकिन भारत अमेरिका के अंतर्गत एक लाइसेंस राज में गुलाम बन गया। हमें अमेरिका से लाइसेंस लेना पड़ रहा है रूस से तेल खरीदने के लिए। और राकेश सर, इसमें तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़कर कहता हूं, मान लीजिए कुछ जी गलतियां हो गई होंगी नरेंद्र मोदी साहब से, मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी आगे बढ़िए, रात के 8 बजे बिल्कुल। आइए, राष्ट्र के नाम संबोधन में कहिए कि मुझसे ये गलतियां हो गई, अमेरिका मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, लेकिन मैं अमेरिका से ब्लैकमेल नहीं हूंगा, मैं डोनाल्ड ट्रंप को जवाब दूंगा और आप भारत की जनता मेरा फैसला कीजिए कि मैंने बिल्कुल गलती किया, उसके लिए मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन देश के हितों को गिरवी नहीं रखूंगा। और मैं ये जानता हूं कि भारत की जनता महान है, माफ कर देगी उनको। माफ कर देगी, 100%। मैं आपसे सहमत हूं। वे आए और अपनी गलती स्वीकार करें, ये कह दें मुझसे भूल चूक हो गई, लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने से नहीं हुआ। ट्रेड डील हम ऐसी एक तरफा स्वीकार नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने तो अभी फिर कहा है कि अभी भी समय, अभी तो इंक नहीं हुई है, दस्तखत नहीं हुए बिल्कुल। हैं ट्रेड डील पर। इनकार कर दीजिए, राष्ट्र के नाम संबोधन नहीं दे सकते तो ट्विटर पर एक लाइन लिख दीजिए, ट्रेड डील हमारी शर्तों पर होगी, कोई 0% टैरिफ पर आयात नहीं होगा $500 अरब का, इतना ही लिख दीजिए। और फिर पूरा भारत टेलीप्रॉम उनके साथ खड़ा होगा, पूरा भारत पूरा खड़ा होगा। भारत, हम और आप भी होंगे। हम लोग वैचारिक बिल्कुल। रूप से असहमत हैं, लेकिन वे हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन देश के हितों को इस तरह गिरवी तो मत रखिए, अमेरिका का और गुलाम तो मत बनाइए। अमेरिका के राज्यों को जितने अधिकार हैं, भारत के पास आज उतने भी अधिकार नहीं है। संतोष जी, 1 मिनट और लूंगा सिर्फ। अमेरिका में 50 राज्य है, लेकिन वहां का जो संघीय ढांचा है उसमें राज्यों की अपनी स्वायत्तता है। कई ऐसे विषय हैं केंद्र और राज्य के बीच के जिसमें राज्यों को अपना फैसला करने का अधिकार है। फेडरल गवर्नमेंट, डोनाल्ड ट्रंप, व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस, उनकी औकात नहीं है कि उन राज्यों पर अपनी मनमर्जी चला सकें। और तो और न्यूयॉर्क के मेयर पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति का अंकुश नहीं है। न्यूयॉर्क का महापौर अपने शहर में इतने अधिकार रखता है कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर सकता है, और कह चुका है न्यूयॉर्क का मेयर कि वॉर क्रिमिनल अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आए तो मैं गिरफ्तार कर लूंगा। डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, फेडरल गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है। उस शहर की सुरक्षा, पुलिस, सब मेयर के हाथ में है, सब उसकी जिम्मेदारी में। हम तो उन 50 राज्यों से भी गए बीते हो गए। और हमारे एक पास
हमारे पास उतनी भी स्वायत्तता नहीं है जितनी अमेरिका के 50 राज्यों के पास है। नहीं, वहां तो राज्यों को स्वायत्तता है, यहाँ तो मंत्रियों को भी कोई अधिकार नहीं है। मंत्रियों को भी समस्या कोई तो ये अधिकार नहीं। कुछ अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही। सांसदों की बात तो छोड़ ही देते हैं। एक आखिरी सवाल राकेश सर, भक्त लोग कहा करते थे और उनके सो कॉल बड़े बड़े तथाकथित पत्रकार भी कहते थे कि भैया ईरान में जंग हो रही है, हम दूसरे की फटी में टांग क्यों अड़ाए। लेकिन वो भूल गए कि भैया क्रूड ऑयल का 55% उसी इलाके से आता है। वो भूल गए कि 1 करोड़ भारतीय वहां काम करते हैं। और कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने बता दिया कि 51 बिलियन US डॉलर की रेमिटेंस हमारे पास खाड़ी देशों से आती है। आती है। लेकिन अब वो खाड़ी युद्ध की जो आंच है, अमेरिका इजराइल का जो ईरान पर हमला है, वो हमारे रसोई घर तक ईरान पर। पहुंच रहा है। एप्स्टीन फाइल वाले मंत्री ने पहले कुछ और कहा, लेकिन गैस की कीमत बढ़ गई। अब कई जगह कमर्शियल गैस की किल्लत हो गई है। आने वाले दिनों में हो सकता है घरेलू गैस सिलेंडर की भी किल्लत हो जाए। नियम ये लोग बदल रहे हैं। एक एक घर तक उसकी आंच, इस देश के 144 करोड़ लोगों तक उसकी आंच पहुंच रही है। क्या अब होने वाला है, थोड़ा सा दर्शकों को और खासतौर से मैं तो भक्तों के लिए कहता हूं, क्योंकि भक्तों की आंख खोलनी बहुत जरूरी है भैया। देखिए, उनकी आंख पर अगर पट्टी बंधी होती तो खुल जाती संतोष जी। आप थोड़ा गौर कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, वो पट्टी बंधी नहीं है, वेल्डिंग हो रखी है उसकी। तो वेल्डिंग के लिए तो फिर कटर के पास जाना पड़ेगा किसी को, वहां से कटेगी वो। हमारे आपके बोलने से अंधभक्ति की पट्टी कटने वाली नहीं है। कपड़े की होती तो सरक गई होती थोड़ी बहुत, क्योंकि 60 रुपए घरेलू गैस सिलेंडर पर बढ़ गए, जो 40-45 साल में कभी नहीं, एक बार में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। बेंगलोर चेन्नई में रेस्टोरेंट बंद हो गए। दिल्ली में कमर्शियल गैस की सप्लाई हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कल ही शाम को बंद कर। ऊर्जा का इतना बड़ा संकट देश के सामने आने वाला है जिससे निपटने के कोई उपाय हमारे पास नहीं। मजे की बात यह है कि भोंपू मीडिया, लश्करे नोएडा और बड़े बड़े अखबार हमें ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार मचा है। उसी में नीचे एक सब हेडिंग चलेगी, आज के बहुत बड़े अखबार में, भोपाल में छपी है, यही हेडलाइन है फ्रंट पेज पर, पाकिस्तान और बांग्लादेश में हाहाकार, भारत ने कहा यहां कोई संकट नहीं। जिस समय न्यूज एडिटर वो हेडलाइन बना रहा होगा, उस समय तक दिल्ली में कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद हो चुकी थी। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसमें लिख दें कि भारत में भी हाहाकार मच रहा है। लाइनें लग गई है सिलेंडर के लिए। कमर्शियल गैस के सिलेंडर बंद होने से कितनी चीजें प्रभावित होंगी इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और अभी तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों को जैसे तैसे रोक रखा है सरकार ने। क्रूड ऑयल बाजार में, अंतरराष्ट्रीय बाजार में $100 प्रति बैरल से ऊपर हो चुका है। 130 से ऊपर हो जाएगा तब कीमतें बढ़ाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। कभी भी हो सकता है। लेकिन ये सरकार पॉलिसी पैरालिसिस का शिकार है, जो आरोप मनमोहन सिंह पर लगाते थे। दरअसल में इससे ज्यादा किंग कर्तव्य मूढ़, इससे ज्यादा नकारा, इससे ज्यादा मक्कार कोई सरकार देश में कभी नहीं रही। उसे न तो खाड़ी में बसे हुए 1 करोड़ भारतीयों की चिंता है, और न यहाँ के 144, 145, या अभी शायद जनसंख्या की घड़ी घूम गई होगी तो संख्या बढ़ गई होगी। इन 150 करोड़ लोगों की चिंता नहीं है सरकार को। इसलिए यह कहना कि खाड़ी युद्ध तो बहुत दूर चल रहा है, हमें उससे क्या लेना देना, क्यों नहीं लेना देना। हम तो वो देश हैं, हम मालदीव तक जाकर हमने काम किए हैं, हमारी सेना ने, इंडियन नेवी ने वहां जाकर ऑपरेशन चलाए हैं। श्रीलंका में हमने शांति मिशन चलाया है। और जब भारत के लोग वहां हैं, हम हिंद महासागर के मुखिया हैं, निगहबान हैं, उसके पहरेदार हैं, तब हम इससे आंख नहीं मीच सकते कि हमारे ऐन पड़ोस में ईरान का जहाज डुबो दिया गया। हम तो श्रीलंका तक से सबक नहीं सीख रहे। उसने दिखा दिया है 560 इंच का सीना, डूबते हुए जहाज से नाविकों को बचाया, दूसरे जहाज को शरण दी, 30 दिन का फ्री वीजा दे दिया ईरान के नौसैनिकों को। वहां का राष्ट्रपति बयान दे रहा है कि हम तो UN चार्टर का पालन करेंगे, मानवता के आधार पर मदद करेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और एक हमारे प्रधानमंत्री हैं, ईरान शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, ईरान पर हमले की निंदा नहीं कर रहे, सुप्रीम लीडर अली खamenei की मौत पर 2 शब्द नहीं लिख पा रहे, और इस तरफ देश में तानाशाही लाना चाहते हैं। और तानाशाह वे बन चुके हैं, जिनकी आंखों पर
जरा सी भी जिन्हें दिखाई दे रहा होगा, पट्टी सर की होगी, तो उन्हें दिख रहा होगा कि देश में अब लोकतंत्र खत्म होने के कगार पर है। जी संतोष जी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा राकेश सर। और जब हम तानाशाही का जिक्र कर रहे थे तो मैंने जो किताब पढ़ी थी, आज ही मुझे इसका ध्यान आ रहा है। 20वीं सदी के तानाशाह, अशोक कुमार पांडे सर की किताब है। हम दोनों ही उस किताब इसके के विमोचन में थे, और जिसका इसके इसके उसमें विमोचन में मैं मंच पर था, मेरा भाषण भी हुआ था, मैं विशिष्ट बिल्कुल, अतिथि जिसमें था मैं। जी। राकेश सर का भाषण भी हुआ था। दर्शक इसको पढ़े। तानाशाह कोई हवा से नहीं आते, तानाशाह बनते हैं। और तानाशाह बनते इसलिए हैं, इसमें तमाम वो कहानियां हैं कि तानाशाह बनते इसलिए हैं क्योंकि उन देशों के लोग चुप रहे। जो बिल्कुल बौद्धिक सही। जमात थी, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग थे, उस समय भी पत्रकारिता होती थी, उस समय भी वहां का संभ्रांत और एलीट क्लास हुआ करता था, और उस समय भी वहां के आमजन हुआ करते थे। वो सब चुप थे, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं किसी और उन्माद के नाम पर। और उन सबका खामियाजा उन देशों ने न जाने कितने दशकों तक भुगता है। भगवान के लिए भारत को इस तरह का देश मत बनाइए, बोलिए। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत एक बड़ी बैठक हरियाणा के समालखा में करने जा रहे हैं। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा, आरएसएस का फैसला लेने वाली सर्वोच्च इकाई की बैठक है। भागवत साहब से भी कहूंगा, सोच लीजिए थोड़ा सा। आप जो इस देश को दे के जा रहे हैं, इस देश की जनता तो छोड़ दीजिए, आपके अपने स्वयंसेवक आपको माफ नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सही। जब भी घोषित तानाशाही आएगी तो सबसे पहले आपके मंत्री और आपके जितने स्वयंसेवक है उनको जाना पड़ेगा। संतोष पाठक और बाकी लोगों का नंबर तो बहुत बाद में आएगा। राकेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।